हेलो एवरीवन। अब हम आ चुके हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ के लास्ट चैप्टर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, एंड आई होप कि आपको मैंने लास्ट टाइम पे एक होमवर्क दिया था कि आपको ग्राफ ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन समझ के आना था और आपको ये शेड्यूल कंप्लीट करना था, विच यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के साथ में। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है और इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। ऑल्दो आप इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम रिटर्न्स टू फैक्टर था, जिसमें आप लॉन्ग रन और शॉर्ट रन रिटर्न टू स्केल और रिटर्न टू फैक्टर समझते थे, है ना, लॉज ऑफ रिटर्न। तो उसमें आपने समझा था कि प्रोड्यूसर क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। आप ये सब वहाँ पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमको प्रोड्यूसर एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर वो एक एजेंट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। अभी करंटली मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं भी क्या हूँ, एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का काम क्या होता है? एक यूटिलिटी ऐड करना। यूटिलिटी यानी एक किसी कमोडिटी में कोई एक ऐसी चीज ऐड कर देना कि वो दूसरे वाले बंदे को सेटिस्फाई कर पाए। He supplies these goods and services in the market to earn income by way of profit। अब ये जो भी उसने प्रोड्यूसर ने जो भी सामान बनाया है, वो सामान बनाने के बाद में उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा। किस लिए सेल करेगा? उसमें ना कुछ नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर देगा ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। वही उसका क्या है, मेन मोटिव है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स इनपुट्स। अब प्रोड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी उसके लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, है ना। इसी तरह जो प्रोड्यूसर जो एक्चुअली में गुड्स बनाता है तो उसको कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए, ठीक, उसको मशीनरी चाहिए, तो उसके कुछ इनपुट्स चाहिए। तो दो तरह के इनपुट्स होते हैं, एक होता है फैक्टर इनपुट्स और एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स में चार ही चीज़ें आती हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो इसके अंदर मेनली यही चार चीज़ें आती हैं जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ये फैक्टर इनपुट होते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ जाती हैं? नॉन फैक्टर के अंदर जाती हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन दीज इनपुट्स लीड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर हम इसी को क्या बोलते हैं? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मान लीजिए जैसे कि एक सामान बनाया, सामान बनाने के लिए 10 रुपये का लेबर के वेजेस पे करने पड़े, ठीक है। आप इंटरेस्ट पे आप कुछ कैपिटल बोरो करके लाए थे जिससे आपने फिर फंडिंग करी, बिजनेस चलाया। मान लेते हैं 10 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट भी था, तो वो इंटरेस्ट हो गया कैपिटल के लिए। जो एंटरप्रेन्योर है उसका 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। और जिस लैंड पे आप काम कर रहे हैं वहाँ आप रेंट पे करते हैं 10 रुपीज़, तो 10 + 10 + 10 + 5, तो टोटल 35 जो है ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आता है? जितना भी एक्सपेंडिचर आपने करा होता है प्रोड्यूसर ने, वो सब इसके अंदर फॉल करता है। आगे देखते हैं, कह रहा है अब फर्म क्या होता है? प्रोड्यूसर ही कहीं ना कहीं फर्म कहला दी जाती है, ठीक है। हम चाहे प्रोड्यूसर बोलें जो प्रोडक्शन कर रहा है, हम वो फर्म बोलें उस बिजनेस एंटिटी की बात करें। तो देखते हैं फर्म क्या है। अ फर्म इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एंटिटी। ये एक इकोनॉमिक एंटिटी की तरह मानी जाती है, संस्था की तरह मानी जाती है। विच एम्प्लॉयज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ला के इंटीग्रेट कर रही है। टू प्रोड्यूस कमोडिटी बना रही है ताकि वो क्या कर सके, उसको सेल कर सके पीपल तक। An individual or a unit or an organization that produces goods and services is called a firm or a producer। कह रहा है जो इंडिविजुअल यूनिट या जो ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन बनाता है सामान को तो हम बोलते हैं कि ये प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर कोई यूनिट यानी कोई अगर जैसे कि एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन बनाती है प्रोडक्ट को तो हम बोलते हैं ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये फर्म है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि अ फर्म बाइज द फैक्टर सर्विसेज लार्जली फ्रॉम द हाउस होल्ड एज वेल एज फ्रॉम द वेरियस बिजनेस एंटिटीज। जो फर्म है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज कहाँ से लेके आता है? बिजनेस एंटिटीज से भी लेके आता है, हाउस होल्ड से भी आता है। जैसे कि अगर मैंने वर्कर्स रखे, मैंने सैलरी और वेजेस पे लेबर्स रखे, तो वो कहाँ से आते हैं? वो डिफरेंट घरों से आते हैं, हाउस होल्ड से आते हैं। लेकिन मैं जो सामान बना रहा हूँ, मान लो कि मेरा काम है कार मैन्युफैक्चर करने का, तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए टायर्स लगते हैं। टायर्स मैं खुद से नहीं बनाता हूँ, वो टायर मैं कहीं और से परचेज कर लेता हूँ। टायर इज अ इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। वो किसी और ने कंप्लीट करा होगा, उसको किसी और ने प्रोड्यूस करा होगा और मैंने फिर वहां से परचेज कर लिया। तो एक सामान जो है मैं कहीं एंटिटी से लेकर के आ रहा हूँ और कुछ लोगों को मैं जो है नॉर्मल हाउस होल्ड और सोसाइटी से इकट्ठा करके आ रहा हूँ। तो वही कह रहा है कि जो फर्म है वो फैक्टर सर्विसेज लार्जली हाउस होल्ड से और बिजनेस से एंटिटी से लेकर के आती है। द फर्म ट्रांसफॉर्म्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। फर्म क्या करती है? इनपुट लेती है, उसको आउटपुट बना देती है। रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस करा और उससे फाइनल आउटपुट बना दिया। वेरियस फर्म्स ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमी ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी फर्म मार्केट में काम कर रही हैं, जितनी भी फर्म वर्ल्ड में काम कर रही हैं, वो सब यही काम करती हैं, ठीक है, कि वो डिफरेंट फैक्टर इनपुट्स को लेकर के आती है, उनको वो मॉडिफाई करती है, ट्रांसफॉर्म करती है और उसमें यूटिलिटी ऐड करके उसे एज अ गुड्स और सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट उसको मार्केट में निकाल देती है। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? सर हमने प्रोड्यूसर मतलब तो समझ लिया। अगर सिंगल इंडिविजुअल बंदा कर रहा होगा तो हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल कर रही होगी तो हम उसको फिर एंटिटी बोलते हैं, यानी फर्म बोलते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब तो समझ आ गया कि प्रोड्यूसर एक इंडिविजुअल हो सकता है, फिर प्रोड्यूसर एक फर्म हो सकती है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम समझते हैं। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट यानी यहाँ पे आके सारी चीज़ें थम जाएं, ठीक है।
It means that the forces working in opposite direction are exactly in balance so as there is no tendency to move in either direction. इसका मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई क्रॉस करते हैं इसके इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम। ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब डिमांड का जो है डिमांड नीचे इस तरफ जा रहा था, उसका डायरेक्शन अलग है, सप्लाई इस तरफ जा रहा था, उसका डायरेक्शन अलग है, लेकिन जहाँ पे ये दोनों मीट हो जाए तो वही तो स्टेट ऑफ रेस्ट था। तो फिर से डिफाइन रीड करिए इसकी, इट मींस दैट द फोर्सेस वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वन इज गोइंग डाउनवर्ड, वन इज गोइंग अपवर्ड, बोथ आर ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन हैव एन एग्जैक्ट बैलेंस सो दैट देयर इज नो टेंडेंसी टू मूव, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन है। तो आपको प्रोड्यूसर अलग समझ में आ गया, आपको इक्विलिब्रियम अलग समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या मतलब है। फर्म इज इन इक्विलिब्रियम, एक फर्म या एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में तब होती है व्हेन गिवन द डिमांड एंड कॉस्ट कंडीशंस इट प्रोड्यूसर्स दैट लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी अज्यूम्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है सोल ऑब्जेक्टिव, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जितने भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सामान बेचते इसीलिए हैं क्योंकि उनका सोल मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। आपने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर पढ़ रखा है। बैंकिंग में हम लोग दो तरह से बैंक को अलग करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। कॉमर्शियल बैंक का मोटिव हम क्या समझते थे, उनका मोटिव होता था टू अर्न प्रॉफिट बाय द वे ऑफ स्प्रेड, ठीक है। तो उनका मोटिव मेन क्या होता था, कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट अर्न करना। इन द सिमिलर मैनर हम मान के चलते हैं कि प्रोड्यूसर और फर्म्स का भी मोटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, ठीक है। और ये थ्योरी कौन सी है, ये ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है, पहले टाइम से अभी तक यही चलती आ रही है। अब हम लोगों ने देखा प्रॉफिट 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 मोटिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो अब समझते हैं कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। आपने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, 2πr। आपने सर्कल का एरिया पढ़ा होगा बचपन में, पाई आर स्क्वायर। पाई की आपने वैल्यू पढ़ी होगी 3.142857 या फिर 22/7। तो वो जो पाई सिंबल होता था ना, ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, इसी को हम किस के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम इससे प्रॉफिट को डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, मेरी बात सुनिए, अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही थी, 35 रुपीज़ की। मान लीजिए वही प्रोडक्ट मैं जाकर के मार्केट में 50 रुपीज़ का सेल करता हूँ, तो अगर मैं 50 रुपीज़ का सेल कर रहा हूँ तो उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 15 रुपीज़ ग्रॉस। तो ये 15 रुपीज़ का मेरा क्या है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्या होता है, टोटल कॉस्ट सर 35 रुपीज़ और टोटल रेवेन्यू आपने बेचा कितने का, 50 रुपीज़ का, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप 50 रुपीज़ का बेचा, 35 का आपका उसमें कॉस्ट आया था, तो उसका डिफरेंस 15 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट दो तरह का होता है, ग्रॉस भी होता है और नेट प्रॉफिट भी होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू से सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप लेस कर दीजिए। और नेट प्रॉफिट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू से आप सिर्फ टोटल कॉस्ट को लेस कर दीजिए। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपका 2 मिनट लूँगा, ठीक है। आपको फिर ये याद नहीं कर रखना पड़ेगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आपको क्लास 11 का ट्रेडिंग पीरियड याद है, ठीक है। आई होप आपको ट्रेडिंग पीरियड याद होगा। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या यहाँ पे हम लोग नेट सेल्स लिखते थे, क्या यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, कैरेज, इनवर्ट, फ्रेट, ऑटोरॉय, रेंट, लाइटनिंग, फैक्ट्री की लाइटनिंग हो गई, ठीक है, कोल हो गया, फ्यूल हो गया, ऐसी चीज़ें यहाँ लिखते थे। इसको करने के बाद हमारा क्या निकल के आता था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था, करेक्ट। फिर इसी के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे कैरी ओवर करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ पे कैरी ओवर करते थे। फिर यहाँ से आप क्या करते थे, सैलरी, ठीक है, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रीसिएशन, ऐसी चीज़ें लेस करते थे। ये सब करने के बाद में आपका क्या आ जाता था, नेट प्रॉफिट आ जाता था। अब मेरी बात सुनिएगा। अभी इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने समझा कि जो भी चीज़ें डायरेक्टली प्रोडक्ट पे डिपेंड करती हैं, वेरी होती है, उनको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। उन्होंने कॉस्ट एनालिसिस चैप्टर में पढ़ा था। तो मुझे एक बात बताइए कि हमें वेजेस कितना पे करना पड़ेगा, हमें कैरेज कितना पे करना पड़ेगा, हमें ऑक्ट्रॉय कितना पे करना पड़ेगा, हमें लाइटनिंग फैक्ट्री कितनी पे करनी पड़ेगी, ये सब तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। जितनी देर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही होंगी उतनी देर बिजली यूज़ होगी, उतनी देर इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा। जितने ज़्यादा हमको ट्रक से सामान को पहुँचाना पड़ेगा उतना ही हमको ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, रेंट, ये सब हमको पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ें टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, क्या ये चीज़ें टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। हाँ, नीचे क्या है जो मैंने बोला आपको, सैलरी, एडवर्टीजमेंट और डेप्रिसिएशन, ये क्या है, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। भले सामान बने ना बने सैलरी देनी पड़ेगी, भले सामान बने ना बने, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है तो आपको एडवर्टीजमेंट कराना पड़ेगा, भले सैलरी बने ना बने तो आपको डेप्रिसिएशन हर साल लगानी पड़ेगी, है ना, टैंजिबल एसेट्स पे। तो क्या ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्या मैं कह सकता हूँ कि जीपी निकालने के लिए नेट सेल्स जो होती है, नेट सेल्स हमारा क्या है, ये तो हमारा रेवेन्यू है।
क्या मैं कह सकता हूं कि अपने टोटल रेवेन्यू से अगर मैं सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूं तो मैं जीपी पे पहुंचता हूं, और अगर मैं टोटल रेवेन्यू से टीवीसी और टीएफसी दोनों को लेस कर दूं तो फिर उसके बाद में नेट प्रॉफिट पहुंचता हूं। यही तो मैं कह सकता हूं कि रेवेन्यू से अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस करा तो मुझे जीपी मिल रहा था, लेकिन अगर मैंने रेवेन्यू से टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों को ऐड करके लेस कर दिया साथ में तो मुझे उसे नेट प्रॉफिट मिला। अब हम लोगों ने कॉस्ट ऐसे से पढ़ा रखा है कि टीवीसी और टीएफसी को मिला के क्या बोलते हैं, टोटल कॉस्ट बोलते हैं। यानी मैं यहाँ पे ये दो चीज़ें लिखने से बेटर है मैं एक ही चीज़ यहाँ पे लिख दूँ, क्या, टोटल कॉस्ट। क्या वो समझ में आया? ठीक है, तो इससे आपको दो डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे समझ में आते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमको निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू से सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप लेस कर दीजिए, और नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि टोटल रेवेन्यू से आप टोटल कॉस्ट को लेस कर दीजिए। टोटल कॉस्ट का मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी है और यहाँ पे फिक्स्ड भी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं, आपको यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। प्रॉफिट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एबनॉर्मल, दूसरा होता है नॉर्मल, तीसरा होता है सब नॉर्मल। अब नॉर्मल मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 रुपये की टॉफ़ी बेचने में 25 पैसा या 20 पैसे का प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे 5 रुपये का लेस बिकता है तो उस पर भी 50 पैसे या मैक्सिमम 1 रुपये का प्रॉफिट मिलता है जो बेचने वाला वो होता है। तो 5 रुपये के लेस पे अगर 4 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए, सिर्फ 1 रुपये का लेस मिला मुझे और मैंने 4 रुपये का प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया तो ये एबनॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली तो सबको हार्डली 1 रुपये का ही प्रॉफिट मिलता था उस पर, है ना। तो एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, उम्मीद से ज़्यादा। नॉर्मल मतलब क्या होता है, जो सभी कमाते हैं। सब नॉर्मल क्या होगा, सब नॉर्मल यानी प्रॉफिट कम हो गया, नॉर्मली जो इंसान कमाता है उससे कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि कोई सामान या कोई सर्विसेज देकर के हेयर कट वगैरह जैसे कि मान लीजिए 30 से 50 रुपीज़ के होते हैं जनरली बॉयज़ के। ठीक है, मैं लोअर लेवल पे लेके चल रहा, तो 30 से 50 रुपीज़ के होते हैं। तो 30-50 रुपीज़ में हर बार काम करता है। तो अगर कोई 50 रुपीज़ चार्ज कर रहा है तो उसको जो है उसका नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगर कोई 150 रुपीज़ चार्ज करके आपका सिर्फ हेयर कट कर दे तो उसको कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा होगा। और अगर कोई वहीं पे 20 रुपीज़ में आपका हेयर कट कर दे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसका सब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, हो सकता है प्रॉफिट हो ही ना। ठीक, तो वही कंडीशन देख लीजिए, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए, जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब समझना, टोटल कॉस्ट, सर हमने कमाया क्या, आपको टोटल कॉस्ट एनालिसिस में मैंने बताया था कि टोटल कॉस्ट यानी जब इकोनॉमिक कॉस्ट होती है तो उसमें इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट के साथ में आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है थोड़ा सा वो जुड़ा होता है, आपका जो बेसिक सा प्रॉफिट होता है वो जुड़ा होता है। जब मैं टोटल कॉस्ट बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 15 और 20 रुपये मिला के 35 रुपीज़ के खर्चे तो ले रहा हूँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, प्लस मैं 5 रुपये का अपना प्रॉफिट जोड़ के तब मैं बता रहा हूँ कि 40 रुपीज़ का ये सामान बना है। ठीक है, यानी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है। तो 40 रुपीज़ का कॉस्ट है और मैंने 40 का ही बेच दिया, तो जो उसमें क्या मुझे प्रॉफिट मिला, हाँ मिला। जो 5 पे मैंने पहले से जोड़ दिए थे ना मुझे वो मिले, क्या नॉर्मली वही मिलते हैं, हाँ वही मुझे मिले, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है। देखिए मैंने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ करके मैंने वो 40 का बताया था, ठीक, लेकिन मान लीजिए वो बिकता है 60 रुपीज़ का, तो 5 रुपीज़ का तो मेरा जो नॉर्मल वाला वही है, लेकिन 20 रुपीज़ का एडिशनल मिला वो मेरा एबनॉर्मल है। तो अगर टोटल कॉस्ट है टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल है, और जस्ट वाइस वर्सा अगर टोटल रेवेन्यू कम हो जाए, मुझे टोटल मिला के मेरे हिसाब से हमें बन रहा था कि 35 रुपीज़ का कॉस्ट आया, मैंने 5 रुपये का अपना नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ के बोला कि 40 रुपीज़ का सामान मैं बेचूंगा, और वो मार्केट में बिकता है, सामने कोई आता है वो बार्गेन करने लगता है, मैं उसको 37 का बेचता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉर्मली मैं 5 रुपये हमेशा हर प्रोडक्ट बेचने पे कमाता था, अब मैं सिर्फ 2 रुपये कमा पाया। लॉस नहीं हुआ, प्रोडक्ट 35 का था, उसमें 5 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, तो मैंने उसको 40 का ना बेच के 37 का बेचा, जिससे मुझे सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ 5 की जगह पे। तो ये क्या है, मेरा सब नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, आप देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर डिफाइंड एज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट। मिनिमम इतना तो मिलना ही चाहिए वरना पर्सन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि जैसे 50 रुपीज़ की चीज़ बेचने पे कम से कम 5 रुपये का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। ये कैलकुलेटर जैसे 150 रुपीज़ का है तो इसको बेचने पे कम से कम 10 रुपये या 20 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, तभी तो प्रोड्यूस करेगा सेलर, मतलब इसको बेचेगा। मान लो इसको बेचने पे सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो वो इतनी मेहनत क्यों करे। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट तो लेस का 5 रुपये का पैकेट बेचने में आ जाता है। कैलकुलेटर बेचने पे अगर मुझे सिर्फ 1 रुपये का प्रॉफिट होगा तो मैं क्यों बेचूंगा। यानी कम से कम हर कमोडिटी के हिसाब से वो वेरी करता है कि मिनिमम कितना प्रॉफिट होना ही चाहिए कि प्रोड्यूसर लगातार उसको प्रोड्यूस करता रहे। इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट अवेलेबल, और अगर ये मिनिमम नहीं मिलेगा, ही विल विड्रॉ हिज कैपिटल, वो पैसा निकाल लेगा, बिजनेस बंद कर देगा और बस बैठ जाएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूज एंड शिफ्टेड टू सम डिफरेंट यूज, या फिर हो सकता है कि वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर दे। नॉर्मल प्रॉफिट्स आर अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने अभी बताया कि जब मैं बोल रहा हूँ ना कि कोई चीज़ मैंने 40 की बनाई, ठीक है, या फिर मैंने जैसे बोला 40 बनाई तो 35 का कॉस्ट, उसमें 5 का नॉर्मल प्रॉफिट मैंने जोड़ दिया था। टोटल कॉस्ट में थोड़ा सा हिस्सा नॉर्मल प्रॉफिट का जुड़ा होता है। मैंने अभी आपको टोटल कॉस्ट पढ़ाया था लास्ट टू लास्ट टर्न पे, तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने लिखवाया भी था।
ये देखिए टोटल कॉस्ट जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो कॉस्ट होती है उसमें एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में क्या नॉर्मल प्रॉफिट पहले से ही जुड़ा होता है, बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ हुई है। अब देखिए आगे, हाँ, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको समझ में आया कि नॉर्मल प्रॉफिट वो मिनिमम रिटर्न है जो कि एक प्रोड्यूसर को मिलना ही चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखे। अगर उसको नहीं मिलता है और उसे लगता है कि इसमें मुझे बेनिफिट नहीं है तो वो क्या करेगा, वो फिर बिजनेस स्विच कर देगा, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट इसी का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अप्रोच हैं, एक है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच और एक है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच का पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। टोटल रेवेन्यू का जो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट होता है वो हमेशा 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये आपको पहले से बताया गया है, 45 डिग्री होता है टीआर का कर्व, ठीक है। तो ये टीआर का कर्व है, ठीक। और टोटल कॉस्ट जो है, एक मिनट, टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट ऐसे वेरी करती है, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऐसे वेरी करती है। टोटल कॉस्ट पहले ज़्यादा होती है, फिर एक टाइम पे टोटल कॉस्ट कम हो जाती है और फिर आगे बढ़ने लगती है, ठीक है। हमने देखा था टोटल कॉस्ट फिर एक टाइम पे बढ़ने लगेगी। इसके ऐसे होने का रीज़न क्या था, उन्होंने पढ़ा था कि जो रिटर्न्स टू फैक्टर वाला चैप्टर था उसमें बताया गया था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में उतने शॉर्ट पीरियड में जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर उनकी क्वान्टिटी रिड्यूस होने लगती है, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। तो जब प्रोडक्ट बनना कम हो जाएंगे तो मेरे खर्चे बढ़ने लगेंगे। तो वहाँ पे मतलब एक टाइम पे तो प्रोडक्ट कम बन रहे थे तो खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, फिर प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगे तो पर प्रोडक्ट कॉस्ट कम होने लगा, लेकिन एक कैपेसिटी तक हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फिर प्रोडक्शन वहीं पे रुक जाएगा। तो जब प्रोडक्शन मतलब उतनी ही क्वांटिटीज़ के ऊपर आगे नहीं बढ़ पाएगा और फिर रिड्यूस होने लगेगा तब हमारी कॉस्ट फिर से बढ़ने लगेगी। तो ये वाला कर्व किसका है हमारा, ये है टोटल कॉस्ट का कर्व। अब इसमें देखिए टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच ये कहता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है। तो आप देखिए, तो इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए क्या यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्या यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, क्या यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो इसी पॉइंट को क्या बोला गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच बस इतना कहती है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ पे हो रहा है आपको वहाँ पे सामान बेचना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में एक और चीज़, प्रोडक्ट वाला कर्व ऐसे चलता था, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट का कर्व वो प्रॉपर ऐसे भी बन नहीं रहा है, ये ऐसा बनता था टोटल प्रोडक्ट वाला कर्व। हम लोगों ने उसमें पढ़ा था चैप्टर लॉज ऑफ रिटर्न वाले में, टोटल प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता था। पहले वो अपवर्ड स्लोपिंग होता था, 3 स्टेजेस पढ़ रखी थी ना हमने, पहले ऐसे बढ़ता है, फिर ऊपर आता है, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे होता है, फिर गिरता है, तो कुछ ऐसा कर्व बनता है उसका, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होगा, टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक। अब एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इनकी नेमिंग कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स भी लेने चाहिए यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट तो ये B जहाँ पे B स्ट्राइक कर रहा है, एक ये जहाँ पे ये फिर से स्ट्राइक कर रहा है, और एक ये मैक्सिमम वाला, ठीक है। तो इसका नाम ऐसे को ले लेते हैं LMN, ठीक। तो अब इसका यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सिंपल सा, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। कि टीआर कर्व जो है परफेक्ट कंपटीशन में पॉजिटिवली स्लोपिंग होता है, ठीक है। देखो टीआर कर्व पॉजिटिवली ऊपर स्लोपिंग है। एज आउटपुट इज इंक्रीज टोटल रेवेन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, क्योंकि आउटपुट बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है, ये हम रेवेन्यू एनालिसिस में समझ चुके हैं। फिर एज आउटपुट इज इंक्रीज टोटल रेवेन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो टीआर कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व है ओरिजिन से, ये सिर्फ और सिर्फ बताया गया कि टीआर कर्व ऐसा क्यों बना है, ठीक है। ये पहला डिस्क्रिप्शन उसका है। फिर इसके बाद में देखिए कह रहा है हाउएवर इट इज concave downward initially and concave upward subsequently indicated that the total cost increases first at a decreasing rate and then at a increasing rate। तो देखो पहले एक गिरते रेट से कॉस्ट बढ़ रही है, फिर एक एकदम बिल्कुल स्पीड से कॉस्ट बढ़ती है। Therefore the firm under no circumstances will produce less than OL। अब एक बात समझिएगा, ये पॉइंट जो है, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ रेवेन्यू कम है,
तो ऐसा आप कुछ सामान बना के बेचना चाहेंगे क्या कि आपको 20 रुपये लगे बनाने में और आप बेचे से 15 रुपये का? नहीं, यानी ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का एक हमको मिला, यानी जहाँ पे थोड़ा सा स्टेट ऑफ रेस्ट है कि कॉस्ट रेवेन्यू बराबर हो गया, ठीक है, तो जाहिर ना मतलब हमें लॉस नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कह रहा है कि OL से पहले वाले में, यानी इस वाले पोर्शन में कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा। अच्छा, N को देख के यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऊपर हो गया, अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो गई, कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो कोई भी यहाँ पे भी प्रोड्यूस नहीं करना चाहेगा। तो कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कहाँ करना चाहेगा फिर? L से लेकर के N के बीच में, यानी O से L वाले में नहीं प्रोड्यूस करेगा, O के N के बियॉन्ड नहीं करेगा, और ON तो OL से ON के मिड में, ठीक है, OL से ON के मिड में ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो वही कह रहा है कि ON लेवल ऑफ आउटपुट, वही यहाँ पे लिखा है कि OL से लेस नहीं, ON से मोर नहीं, ठीक है। इट मीन्स दैट द फर्म्स प्रॉफिटेबल रेंज आउटपुट लाइज बिटवीन OL एंड ON। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ इतने में ही प्रॉफिट कमा पाएगा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। तो हम क्या एडवाइस कर रहे हैं कि आप यहाँ तक जाइएगा, इसके आगे तो मत जाइएगा बिल्कुल भी। और अगर आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो आप इतनी क्वांटिटीज़ तक ही रहिए, जो कि आपको ग्राफ की हेल्प से ही समझ में आएगी। अब आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। ये क्या कहता है, देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू का ये है और मार्जिनल कॉस्ट का ये है, ठीक है। कॉस्ट पहले डाउनवर्ड और फिर बढ़ गई, ठीक है, ऐसी रहती है। अब एक बात सुनिएगा, कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट, प्रॉफिट का है ये इतने में प्रॉफिट टाइप का। जब रेवेन्यू इतना है और कॉस्ट नीचे, कॉस्ट नीचे, कॉस्ट नीचे, तो ये प्रॉफिट का एरिया है। तो हम कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे? हम यहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके बाद में प्रोड्यूस? क्योंकि यहाँ पर फिर हमें क्या होने लगेगा, इस पोर्शन पर हमको इतने वाले एरिया में होने लगेगा लॉस, हमको इस वाले एरिया में क्या होने लगेगा, लॉस। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोड्यूसर MRMC कर्व के अप्रोच के हिसाब से कब तक प्रोड्यूस करता है, इस पॉइंट तक अप्रोच करता है, A पॉइंट तक नहीं करता है, B पॉइंट तक कर रहा है। अब B पॉइंट में एक बात देखिए, क्या इस पॉइंट पे MR और MC एक दूसरे को कट कर रहा है? द आंसर इज यस, यानी MR और MC बराबर हो गया, पहली कंडीशन। और दूसरी बात, क्या MC नीचे से आ रहा है? आपके हिसाब से ग्राफ यहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, क्या MC नीचे से जा रहा है? हाँ, तो यहाँ से नीचे से जा रहा है, मतलब जब वो फॉल कर रहा होता है तब नहीं, जब इंक्रीज कर रहा होता है, मतलब जब MC नीचे से MR को कट करता है, हम वहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे। हम अगर ये बोल देते सिर्फ कि MRMC के बराबर होगा, वहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, तो MRMC तो यहीं बराबर हो गया था, तो क्या हम प्रोडक्शन बंद कर देते? नहीं, हम कब तक प्रोड्यूस करेंगे? जब तक MC वाला कर्व नीचे से MR वाले कर्व को कट नहीं कर देता, ठीक है। यानी जब तक MC हमारा क्या है, MC हमारा बिलो नहीं है MR के, तब तक हम प्रोड्यूस करते हैं। इट डजंट कट फ्रॉम बिलो। तो बस यही यहाँ पे कंक्लूजन, आप इसको रीड कर लीजिए। इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू टू एंश्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट इज सफिशिएंट दैट द मार्जिनल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू से लेस होनी चाहिए। आपका प्रॉफिट तो तभी होगा ना जब आपका कॉस्ट रेवेन्यू से कम हो, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉस्ट वाला ग्राफ ये जो था ना, कॉस्ट वाला, तो कॉस्ट कम होना चाहिए रेवेन्यू से, ठीक। ठीक है, अब आपको ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, तो अब हम लोग इसके सामने रीड कर सकते हैं। तो कह रहा है इट इज़ सफिशिएंट दैट द मार्जिनल कॉस्ट भी लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू। जो मार्जिनल कॉस्ट का है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, तो इतने में प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है। और जहाँ MR के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट चली गई, कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे प्रोड्यूस वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सेम बात यहाँ पे लिखी है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, फर्म टू बी प्रोड्यूसिंग इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज दैट द मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। ये वाली कंडीशन कि MRMC के बराबर होना चाहिए। और शॉर्ट रन में फर्म शुड प्रोड्यूस इफ़ एंड ओनली इफ़ प्राइस या फिर AR जो है वो मोर देन इक्वल्स टू AVC है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये जो प्राइस है या फिर जो भी उसका जो है एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस होता है, हम लोगों ने समझा था। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल रेवेन्यू यानी Q इंटू प्राइस अपॉन प्राइस, तो अपॉन Q से Q कट जाता था, सिर्फ प्राइस बचता था। तो कह रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू या फिर जो प्राइस है, जब तक वो कैसा हो, जब तक एवरेज रेवेन्यू या फिर जो हमारा प्राइस है वो क्या नहीं हो जाता है, ये हमारा कंप्लीटेड है, ये हमारा कंप्लीटेड है। जब तक AR और हमारा जो प्राइस है वो कैसे नहीं हो जाता है, वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो जाता या उसके इक्वल नहीं हो जाता, हम तब तक उसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस ग्राफ से आपको ये भी समझ में आ चुका है, आई होप। तो इसी के साथ में हमारी दोनों अप्रोचेस फिनिश होती हैं, बस इतना ही था। और इसी के साथ हमारा फाइनली माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी कंप्लीट होता है।